नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो में। मैं हूं नीरज और आज हम बातचीत करेंगे बॉन्ड मार्केट की। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप बॉन्ड मार्केट को नहीं समझते, उसके मूव्स को नहीं समझते, तो ये निश्चित मान लीजिए कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते और आप हमेशा लैग करेंगे, पिछड़ेंगे और मार्केट में अच्छी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं अपने हर शोज में लगातार आप लोगों से कहता हूं कि बॉन्ड मार्केट को जरूर समझिए, क्योंकि यही है वो सफलता की कुंजी जो हर रिटेल इन्वेस्टर को जानना चाहिए। एचएनआई समझते हैं, बड़े लोग समझते हैं, फंड मैनेजर समझते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को कोई सिखाता नहीं है, बताता नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको समझाऊंगा कि बॉन्ड मार्केट क्यों जरूरी है और क्यों आपको इसको जानना चाहिए। थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं इसको एकदम आसान करके आज आपको सिखाने वाला हूं कि बॉन्ड मार्केट को क्यों जरूरी है, क्यों समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बॉन्ड मार्केट को समझो, इस शो का नाम है। और जैसा कि हमारा आपसे प्रॉमिस था कि हम आपको बॉन्ड मार्केट जरूर समझाएंगे कि बॉन्ड मार्केट बिल्कुल बेसिक से कि होता क्या है, क्यों समझना चाहिए, क्यों जरूरी है ये सारी चीजें हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि बॉन्ड मार्केट क्या है। एक एक स्टेप को बहुत आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरी गारंटी कि आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड मार्केट क्या है? तो बॉन्ड मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे सरकारें, कंपनीज, म्युनिसिपैलिटीज बॉन्ड इश्यू करती हैं, यानी पैसे उधार लेती हैं। तो पैसे उधार लेने के लिए एक तरीका होता है कि बॉन्ड इश्यू करो आप। वो बॉन्ड कौन खरीदता है? इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, बड़े छोटे हर तरह के इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। और उस बॉन्ड पे आपको ब्याज मिलता है, या जिसको कूपन रेट भी कहते हैं। तो जब वो मेच्योर होता है, उसकी अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, इवन 50 ईयर्स तक के भी बॉन्ड इश्यूज होते हैं। और उन बॉन्ड पे सालाना एक ब्याज होता है, जिसको कई बार कूपन रेट भी कहते हैं। जब वो मेच्योर होता है तो आपको वो बॉन्ड और वो ब्याज दोनों मिलता है, उसको कहते हैं बॉन्ड मार्केट। अब अगर आप बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं तो आप बॉन्ड इश्यूअर हुए, और अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, आपने बॉन्ड लिया है, तो आप बॉन्ड के लेंडर हो गए, यानी आपने किसी को उधार दिया। तो आप सरकार को उधार देते हैं, कंपनीज को उधार देते हैं। और एक तरीके से जब आप एफडी कराने जाते हैं तो आप बैंक को उधार दे रहे हैं, और एफडी पे इसलिए आपको बैंक ब्याज देता है। तो ये होता है बॉन्ड। बॉन्ड को और बड़े स्तर पे आप समझिए तो आप लेंडर हैं और जो इश्यू कर रहा है वो बोरोवर है। लेकिन इक्विटी मार्केट इसके उलट है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, भले ही वो 20 लाख करोड़ की कंपनी का एक शेयर हो, उस शेयर में, उस बिजनेस में आप हिस्सेदार बनते हैं, आप शेयर होल्डर बनते हैं। इसीलिए देखिए, जब कभी कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं तो शेयर होल्डर का पैसा बहुत कम मिलता है या अमूमन नहीं मिलता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि आप बिजनेस के पार्टनर हैं। आप लोन नहीं दे रहे हैं, आप लेंडर नहीं है, इसलिए आपको सबसे बाद में मिलता अगर बचा तो शेयर होल्डर अगर आप हैं तो आप बिजनेस होल्डर हैं। भले ही आप कितनी बड़ी कंपनी के एक शेयर होल्ड करते हो, आप उतने के हिस्सेदार होंगे। लेकिन बॉन्ड मार्केट में आप उधार दे रहे हैं, उसके बदले में आपको ब्याज मिलता है। ठीक है? तो बॉन्ड एक बड़ा तरीका है फंड रेज करने का। कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती है, सरकारों को जब पैसे की जरूरत होती है, तो क्या करती कंपनियां? या तो वो उधार लेती हैं या शेयर मार्केट में आके अपने शेयर बेचती हैं। तो इसीलिए दो मार्केट है, कैपिटल मार्केट है दो तरीके के, एक इक्विटी मार्केट का, एक डेट कैपिटल मार्केट, यानी एक उधार का मार्केट और एक शेयर का मार्केट। आज हम बात कर रहे हैं उधार के मार्केट की। और इसको क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट यही मार्केट है। अगर इसको आप समझ गए तो इक्विटी मार्केट को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो ये बात हो गई, बॉन्ड आपने समझ लिया। अब बॉन्ड मार्केट क्यों इतना मायने रखता, मैं क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूं कि बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट समझो, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बॉन्ड मार्केट का साइज इक्विटी मार्केट से ज्यादा बड़ा है। आपने पैसा रखा है एफडीज में, सरकारों ने बॉन्ड इश्यू कर रखे हैं, कंपनियों ने बॉन्ड इश्यू कर रखे हैं। जब शेयर मार्केट नहीं था तब भी बॉन्ड मार्केट था, क्योंकि बॉन्ड यानी उधारी। उधारी का बाजार हमेशा से चलता था। आप किसी से उधार लेते थे, अपना काम करते थे और ब्याज के साथ उसको पैसे चुकाते थे, इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा है। दूसरा क्या होता है कि जो बॉन्ड मार्केट में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको कई चीजें ड्राइव करती है। क्या ड्राइव कर रहा है? इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। बॉन्ड के ऊपर एक ब्याज मिलता है जिसको कूपन भी कहते हैं, तो ब्याज दर होती है। वैल्यूएशन डिस्काउंटिंग इसमें होती है। करेंसी का फ्लो, सिस्टम में कितना पैसा, अगर 10 लोग उधारी देने के लिए तैयार हैं तो ब्याज दर नीचे होगी।
अगर दो ही लोग दे रहे हैं और डिमांड ज्यादा है तो ऊपर होगी, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट भी होता है, करेंसी का फ्लो होता है, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब सिस्टम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा उधारी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। सॉवरेन रिस्क होता है, यानी जो ले रहा है वो अगर डिफॉल्ट कर गया, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट जब लोन लेती है, बॉन्ड लेती है, तो उसमें रिस्क हो सकता है कि आप ब्याज नहीं चुका पाए, आप डिफॉल्ट कर गए, तो एक सॉवरेन रिस्क होता है। कई सरकारें डिफॉल्ट करती है, छोटे छोटे देशों की आपने सुनी होगी कि वो आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास मदद मांगने जाती हैं क्योंकि वो डिफॉल्ट करने वाली, वो ब्याज चुका ही नहीं रही, मूल तो छोड़ दीजिए आप। तो इसलिए ये जो बॉन्ड मार्केट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका साइज बहुत बड़ा होता है। बॉन्ड में एक यील्ड होती है जो बेस कैपिटल है, जो ना जो कॉस्ट है उसका बेस है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यही समझ लीजिए कि जो पूंजी आप किसी को उधार देते हैं तो उसके बदले जो आपको ब्याज मिलता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी आपकी उस पैसे की कितनी कॉस्ट है, लागत क्या है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उसकी एक लागत होती है। वैसे जब आप पैसे उधार लेते हैं तो उसकी एक लागत है, वो है ब्याज, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हर चीज जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, बॉन्ड मार्केट उसको गवर्न करता है, कई सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। अब आप देखिए साइज, केवल आप साइज देखिए, बॉन्ड मार्केट का साइज 145 ट्रिलियन डॉलर्स है, 145 ट्रिलियन डॉलर्स। इक्विटी मार्केट का साइज क्या है, 137 ट्रिलियन डॉलर, यानी उससे काफी बड़ा मार्केट है ये डेटा आपको मैंने जो लेटेस्ट हमें मिल पाया है वो मैंने दिया है, 2025 का ही है। कई जगहों पे ये वेरी कर सकता है क्योंकि किसी के पास और लेटेस्ट होगा या किसी के पास पुराना होगा, तो आप चौंकिएगा मत, ये डेटा कमो बेस एकदम ही है। तो 145 ट्रिलियन डॉलर का डेट मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, और इक्विटी मार्केट 137 का। अब यहीं से आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि बॉन्ड मार्केट अगर इतना बड़ा है और इक्विटी मार्केट उसके बराबर बन रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं कोई एक मिसमैच है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट काफी बड़ा होना चाहिए इक्विटी की कंपैरिजन में। यहीं पे फिर आप देखते होंगे कि वॉरेन बुफे का एक फार्मूला रखता है कि मार्केट कैप टू जीडीपी, केप रेशियो, सिक्लिकल एडजस्टेड रेशियो, ये सब आने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन इश्यू करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के पास होते हैं, यानी नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं। कितना कितना कौन कौन होल्ड कर रहा है। तो आज की तारीख में जितना ये 145 ट्रिलियन डॉलर का बॉन्ड मार्केट है, इसमें से 55% सरकारों का है। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 55% होल्ड कर रही हैं। कॉर्पोरेट के पास 25% बॉन्ड मार्केट का हिस्सा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 15% और म्यूनिसिपैलिटीज के पास 5% है। ये कंपोजिशन है बॉन्ड मार्केट की, किसने कितने बॉन्ड जारी कर रखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि बॉन्ड मार्केट इतना महान क्यों है, इतना मैटर क्यों करता है, आखिर क्यों इतना इसकी लोग हम चिंता करें, क्यों इसको इतना तवज्जो दें। तो पहली लाइन, एक एक लाइन पढ़िए, सब आपको समझाऊंगा मैं। द मार्केट कैपिटलाइजेशन, द स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड इज प्रोजेक्टेड टू रीच 137 ट्रिलियन डॉलर इन 2025, यानी इस साल 137 ट्रिलियन डॉलर का इक्विटी मार्केट हो जाएगा। It is expected to exhibit an annual growth rate of 4.17%, यानी 4% की दर से इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है। अभी समझ में आएगा आपको कि इक्विटी की बात मैं क्यों कर रहा हूं। From a global comparison perspective, it is evident that the highest market capitalization achieved the United States. यूएस का मार्केट सबसे बड़ा है इक्विटी वाला, विद फिगर ऑफ 58-60 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट हो गया, और भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि रोज प्राइसेस बदलते हैं। द ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बढ़ गई हैं, ठीक है, हर तरीके की जियो पॉलिटिकल, टैरिफ और ये वो। इन्वेस्टर सेंटिमेंट इन वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट इज इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिफेंसिव सेक्टर्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमने इक्विटी मार्केट का ऊपर आपको इसलिए बताया कि जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, रिस्क ऑन ट्रेड हो रहा है, तो लोग थोड़ा रिस्क ऑफ की तरफ जाते हैं। जब रिस्क ऑफ की तरफ जाते हैं तो आप डेट मार्केट की तरफ जाते हैं, और बॉन्ड मार्केट वहीं आपको इशारे करने लगता है। फिर गोल्ड में भाव तेजी होती है, बॉन्ड मार्केट में तेजी होती है। तो ये आप समझिए कोरिलेशन, जो हमने आपको कहा था इक्विटी मार्केट को समझने के लिए बॉन्ड मार्केट समझिए। अब ये आपके सामने एक तस्वीर है, किसका कितना बॉन्ड का हिस्सा है। अब आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, बॉन्ड में भी, इक्विटी में भी। यूएस बॉन्ड में, यानी यूएस के सरकारी जो बॉन्ड होते हैं
उसमें सबसे ज्यादा दुनिया के देश पैसे लगाते हैं। $58 ट्रिलियन, आउट ऑफ दैट $145 ट्रिलियन, $58 ट्रिलियन का मार्केट अकेले यूएस के पास है, डेट का। सोचिए आप कितना बड़ा डेट मार्केट है उनके पास। फिर आप यूरोपियन यूनियन में देखिए, $26 ट्रिलियन, चाइना $25 ट्रिलियन, जापान $10 ट्रिलियन, और अदर इमर्जिंग मार्केट्स $6 ट्रिलियन। इस $6 ट्रिलियन में भारत का हिस्सा भी $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत का भी बॉन्ड मार्केट काफी बड़ा। बाकी सारे डेटा दिए हुए हैं, ये हमने आपको इसलिए दिखाया किसका कितना साइज है। अब आते हैं इसको डीप डाइव करके समझते हैं कि बॉन्ड कैसे बिहेव करता है, क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूल क्या है। तो इफ यूएस बॉन्ड यील्ड गोज टू 7%, इस समय कितनी चल रही है? 4.5। अगर ये 7% चली जाए तो ग्लोबल इक्विटी इंस्टेंटली रिप्राइसेस, मतलब गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्यों गिरता है? बॉन्ड मार्केट में अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट ऊपर गया, यील्ड ऊपर गई, तो नीचे क्यों गिरेगा इक्विटी मार्केट? क्यों करता है? दिस इज व्हाई बॉन्ड मार्केट मैक्रो पिक्चर आपके सामने पेश करता है, जबकि इक्विटी मार्केट नैरेटिव प्लस माइक्रो। अब इसका क्या मतलब हुआ? बॉन्ड मार्केट आपके सामने एक बड़ी तस्वीर पेश करता है कि इकोनॉमीज कैसा काम कर रही हैं, किसने कितना लोन ले रखा है, इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, M2 मनी कितनी है, यानी सिस्टम में कैश कितना फ्लो कर रहा है। ये सब रियल पिक्चर है, इसमें हाइपोथेसिस नहीं है, नैरेटिव नहीं है, ये रियलिटी है। तो उसको बॉन्ड मार्केट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हो गई बिग पिक्चर। इक्विटी में क्या रिफ्लेक्ट करता है? नैरेटिव प्लस माइक्रो। नैरेटिव क्या है? कंपनी का अर्निंग आई, रिजल्ट आया, उन्होंने बताया कि हमने इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट कमाया, इतना मार्जिन बनाया, इतना हमारी ग्रोथ है। आगे की गाइडेंस भी दे रहे हैं कि हम अगले 3-4 क्वार्टर में ऐसा करेंगे, इतना कैपेक्स करेंगे, इतना हम डिविडेंड भी देने की सोच रहे हैं, एक्विजिशन भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये नैरेटिव है, ये स्टोरी है जो आपको बेची जाती है। इस स्टोरी में माइक्रो क्या है? डिटेलिंग उस बैलेंस शीट की, यानी इसमें प्रोजेक्शन प्लस माइक्रो को मिला दें तो ये बनता है इक्विटी मार्केट की कहानी। लेकिन बॉन्ड मार्केट एग्जैक्टली रियलिटी पे, कितना पैसा सिस्टम में घूम रहा है, बॉन्ड मार्केट इसी पर रिएक्ट करता है। क्योंकि जो पैसा मार्केट में घूम रहा है वो कहां जाके टिकेगा, कहां जाके यूटिलाइज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उसका ब्याज कितना बढ़ेगा। मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जो पैसा सिस्टम में घूम रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी उसकी यील्ड तय करती है कि बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है और इक्विटी मार्केट में क्या होगा। अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, जैसे बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने लगती है, इक्विटी मार्केट कांपने लगता है, गिरने लगता है। क्यों? सरकारें बदल जाती हैं। लंदन में, यानी ब्रिटेन में, लिज ट्रस की सरकार इसीलिए चली गई थी। अभी बीच में जब ट्रंप ने बहुत जोर लगाया था, तो आपको याद होगा बॉन्ड मार्केट ने इशारा किया तो ठंडे पड़ गए थे। क्योंकि बॉन्ड मार्केट से आप जीत नहीं सकते, दैट इज रियल मनी। वहां पे हवाबाजी नहीं चलती, वो रियलिस्टिक पिक्चर है। इतनी बार रेट कट कर चुके हैं, स्टिल बॉन्ड मार्केट इज 4.5% इन यूएस। तो इसलिए बॉन्ड मार्केट के रूल्स क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। अब इसी समय समझ लेते हैं यील्ड क्या है। मैं बार बार यील्ड यील्ड कह रहा हूं ना, तो यील्ड क्या है देखिए, समझिए। द इफेक्टिव रिटर्न यू गेट फ्रॉम द होल्डिंग ए बॉन्ड, इट्स लाइक इंटरेस्ट रेट बट एडजस्टेड फॉर प्राइस, टाइम एंड कूपन। उदाहरण भी हमने नीचे दिया है, अभी आपको समझाते हैं। सो कूपन, कूपन जब कहीं कहीं बोला था कूपन रेट, ये कूपन रेट, तो मतलब बेसिकली इंटरेस्ट रेट क्या है उसको बोल जाता है। और यील्ड बदलती है। कूपन रेट, जो ब्याज दर वो फिक्स है कि 10,000 रुपए का बॉन्ड है, उसमें 3% ब्याज मिल रहा है, तो 3% इज फिक्स। लेकिन जो बॉन्ड का प्राइस है वो चूंकि ट्रेड हो रहा है, इसलिए यील्ड बदलती है, क्योंकि बॉन्ड ट्रेडेड है। आगे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपए का एक कोई बॉन्ड है, जिस पर आपको 8% का कूपन रेट मिल रहा है, ब्याज दर मिल रही है। तो साल के अंत में आपको 80 रुपए मिलेंगे। सिंपल। 1,000 की बॉन्ड की कीमत है, 8% ब्याज मिलेगा, तो 80 रुपए आपको ब्याज के साल के अंत में मिलेंगे। तो इसकी यील्ड क्या हुई? 8%। यील्ड मतलब उत्पादकता। मतलब और हिंदी में समझिए, क्या उत्पादन किया आप? 1,000 रुपए ने क्या उत्पादन किया? 80 रुपए, यानी 8% यील्ड हो गई। अब यील्ड बदलती क्यों? रेट तो फिक्स है भाई, रेट क्यों बदल रही है? वो इसलिए बदलती है क्योंकि बॉन्ड ट्रेड होते हैं। एक बार वो बॉन्ड मार्केट में आ गया, फिर वो ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अब अगर मान लीजिए बॉन्ड की कीमत 900 रुपए हो गई,
जो 1000 रुपए वाला बॉन्ड था जिसपे 8% ब्याज मिल रहा था, उसकी कीमत आ गई 900 रुपए। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट वेंट अप। अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 1000 का एक बॉन्ड खरीदा है जिसपे 8% की ब्याज मिल रही है, और एक दूसरा बॉन्ड मार्केट में आया जिस पर ब्याज दर 9% हो गई, राइट? तो उधर ज्यादा यील्ड मिल रही है, तो अब आपका बॉन्ड तो बेकार हो गया क्योंकि उसमें तो 8% मिल रही है, उधर 9% मिल रही है। तो आप क्या करेंगे बैलेंसिंग के लिए? उस बॉन्ड की कीमत गिरेगी, वो बॉन्ड 900 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि यील्ड दूसरे बॉन्ड में ज्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है। जब जब वो नीचे आएगा, अगर मान लीजिए वो 900 रुपए का आपका बॉन्ड ट्रेड हुआ, तो उसकी यील्ड कैसे बनेगी? 80 रुपए बनेगी। वो तो 80 रुपए ही बनेगा क्योंकि वो तो 8% फिक्स है। लेकिन 80 रुपए अब 900 पर मिल रहा है आपको। पहले 1000 रुपए पे 80 रुपए मिल रहा था, अब 900 पे 80 मिल रहा, तो यील्ड क्या बनी आपकी? 8.89%। इसलिए बॉन्ड यील्ड चेंज होती रहती है। और चेंज क्यों होती रहती है? क्योंकि उसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट काटते हैं, जैसे ही फेड काटता है रेट, तो बॉन्ड यील्ड गिर जाती है। गिर, करेक्ट? समझ में आया? अब यूएस में बॉन्ड रेट रेट कट रहे हैं, फेडरल रिजर्व रेट काट रहा और बॉन्ड यील्ड गिर ही नहीं रही। ये एनोमली है। इसी को मैं रोज सुबह आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बॉन्ड यील्ड नीचे नहीं आ रही, रेट कट हो रहे हैं, बॉन्ड यील्ड नीचे नहीं आ रही, रेट कट हो रहे हैं। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बॉन्ड यील्ड नीचे आने रही, जबकि ब्याज दर अगर कट रही है तो यील्ड नीचे आनी चाहिए। ठीक है? दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप। यानी जब भी बॉन्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे, यील्ड ऊपर जाएगी। जब यील्ड नीचे आएगी तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब मान लीजिए उस उल्टा करके देखिए कि 1000 रुपए के बॉन्ड पे 8% में आपको ब्याज मिल रहा था, यानी 1000 रुपए पे 80 रुपए। अब अगर रेट कट हो गया, यानी जो अगला बॉन्ड कोई इशू करेगा वो 7% पे करेगा, तो 1000 रुपए पे आपको 70 रुपए मिलेगा। लेकिन इस 1000 रुपए पे 8 मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड 1050 का मिलने लगेगा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो यील्ड फिर वहां पे कम हो जाएगी। जो आपको 80 मिल रहे थे वो हो सकता है कि 75 पे आ जाए, क्योंकि नया वाला 70 पे ही आ रहा है। तो इसलिए बॉन्ड यील्ड और प्राइस का उल्टा रिलेशनशिप होता है। आई गेस कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मोटे मोटे तौर पे 4 फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहला क्या है? यील्ड, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इसका प्राइस से उल्टा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है? ड्यूरेशन। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव मेजर्स होते हैं, तो इसमें ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल, 50 साल। दूसरा क्या? क्रेडिट रिस्क। जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उसको रेट करती है कि ये बॉन्ड कितनी रेटिंग का है। रेटिंग इस बात पे तय होती है कि जो इशू कर रहा है बॉन्ड, क्या वो इसकी डेट सर्विसिंग कर पाएगा कि नहीं। मान लीजिए आपने 25 साल का एक बॉन्ड इशू किया और आपने कहा हम इस पे 8% ब्याज देंगे। क्या आपकी ये क्षमता है कि आप 25 साल तक हर साल इस पर 8% ब्याज दे पाएंगे? अगर ये आपकी क्षमता है तो उसको ट्रिपल ए रेटिंग मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं, सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, इनके फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है, इकोनॉमी पता नहीं कैसी जाएगी, तो आपकी रेटिंग नीचे चली जाएगी। तो जैसे ही बी पे आती है वो जंक हो जाती है। जंक मतलब बेकार कूड़ा नहीं है, जंक का मतलब हाईएस्ट रिस्क। जंक बॉन्ड मतलब जिसमें बहुत रिस्क है। ट्रिपल ए प्लस यानी बहुत सेफ बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड है। अब अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई ट्रिपल ए प्लस, डबल बी, ट्रिपल बी, ये बहुत उस पर मत जाइए, बट मोटे तौर पर समझिए कि ए, ट्रिपल ए मतलब अच्छा बॉन्ड, बी डबल बी गया तो मतलब जंक बॉन्ड हो गया। एक तीसरी रेटिंग होती है सॉवरेन, यानी वो सरकारों की होती है। जैसे आज भारत में क्या चल रहा है, एक बॉन्ड है आरबीआई का जिसमें सॉवरेन रेटिंग है, और वो आरबीआई बॉन्ड इशू करता है 8.05% में इंटरेस्ट रेट। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो जाए आपका पैसा सेफ रहेगा, बावजूद इसके कि वो पूरी संस्था डिफॉल्ट कर जाए, तब भी आपका पैसा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें सॉवरेन गारंटी है, यानी सार्वभौमिक गारंटी उसमें दी गई है। फिर चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड मार्केट की चीज में कर्व। कर्व क्या होता है? 2 साल बनाम 10 साल। रिसेशन सिग्नल्स मिलने लगते हैं जैसे ही कर्व उल्टा होता है। जब कर्व इनवर्स होता है तो रिसेशन के सिग्नल मिलते हैं। अभी यूएस में हल्के हल्के सिग्नल ऐसे मिल रहे हैं क्योंकि कई बार वहां पे जो यील्ड है वो इनवर्स हो रही है, उल्टी चल रही है। कैसे उल्टी चल रही, ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब आप समझिए,
जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, तो जो लंबी अवधि का बॉन्ड होगा, उस पर हमेशा आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप लंबे समय तक रिस्क कैरी कर रहे हैं। बॉन्ड पर जो ब्याज है, वो दरअसल रिस्क कैपिटल है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, उसके आधार पे मैं आपको ब्याज दे रहा हूँ। मैं आपसे उधार लूँ, मैं आपसे कहूँ कि मेरे को 20 साल के लिए उधार दे दो, तो आपको यार 20 साल का तो अता-पता नहीं है, तुम रहो, नहीं रहो, क्या हो जाए, यू नेवर नो। तो आप ऐसा करो, मेरे को ज़्यादा ब्याज चाहिए। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, ज़्यादा ब्याज ले लो। लेकिन अगर आप 1 साल का लेने गए, तो आपको ना 1 साल भर की तो बात है यार, कितना भी बुरा होगा तब भी काम चल जाएगा, तो उसका ब्याज नीचे होता है। तो इसीलिए बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड की जो कूपन रेट है, वो हमेशा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी अवधि 30 साल का 10 साल से ज़्यादा होगा, 10 साल का 5 साल से ज़्यादा होगा, 5 साल का 1 साल से ज़्यादा होगा। अब इन्वर्सन कैसे होता है? कि जब 2 साल की बॉन्ड यील्ड इज ग्रेटर देन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यानी जो 10 साल का कूपन रेट है, यील्ड जो उसमें जनरेट हो रही है, उसके मुकाबले 2 साल वाले में ज़्यादा हो रही है। यानी इतना रिस्क है नियर टर्म में कि आदमी को ये भी भरोसा नहीं कि साल 2 साल भी हमको दे पाएगा, इसलिए इससे ज़्यादा वसूली करो। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट समझिए आप, कि जब आपको इतना विश्वास हो जाए इकोनॉमी पे, सरकार पे, सिस्टम पे कि साहब ये तो मेरे को लग रहा है गड़बड़ चल रहा है, कुछ इन्फ्लेशन पता नहीं कहाँ जा रहा है, सरकार मैनेज नहीं कर रही है, पूरी इकोनॉमी की हालत खराब है, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म की कम हो जाती है। इसको कहते हैं इनवर्स उलट गया। नेचुरल प्रोग्रेशन क्या है? ऐसे चलनी चाहिए। 2 साल से ज़्यादा 5 साल, 5 साल से ज़्यादा 10 साल, 10 से ज़्यादा 20, 20 से ज़्यादा 30, इस क्रम में चलनी चाहिए बॉन्ड यील्ड। जब ये उल्टी हो जाए, यानी शॉर्ट टर्म की बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो गई और लॉन्ग टर्म की कम हो गई, तो समझ लीजिए बॉन्ड यील्ड में कर्व इन्वर्ट हो गया, उलट गया। ये खतरे की घंटी बज गई, यानी इन्वर्सन हो गया। ठीक है? अब आपके आई गेस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कर्व उल्टा हो गया, इन्वर्स हो गया, तो क्या होता है? देन मार्केट में पैनिक, स्क्रीम, तला चिल्लाहट मचती है, अरे यार ये क्या हो रहा है? बॉन्ड मार्केट इज गिविंग सिग्नल समथिंग एल्स, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में बार बार कह रहा हूं रियल है, वहां पे हवाबाजी नैरेटिव नहीं चल रहा है, वो रियल नंबर पे रिएक्ट कर रहा है, उसको दिख रहा है कि ये हो रहा है, तो वो उस पर रिएक्ट करता है। इक्विटी में क्या था? नैरेटिव प्लस माइक्रो। बॉन्ड मार्केट क्या है? मैक्रो। तो जैसे ही बॉन्ड यील्ड इन्वर्स हुई, मार्केट में चिल्लाहट और करेक्शन और ये सब शुरू हो जाते हैं। रिसेशन प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है 6 टू 18 मंथ्स, यानी जिस समय बॉन्ड यील्ड इन्वर्स होगी, उसके 6 से 18 महीने के बीच में रिसेशन आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यूएस मार्केट में ऐसे इवेंट 3 बार हो चुके हैं। तो कई लोग कहते हैं कि यार इन्वर्स हो गई और फिर बॉन्ड यील्ड ठीक हो गई, अब तो सब नॉर्मल हो गया। नहीं, जिस दिन इन्वर्स होती है वहां से 6 महीने के बाद रिसेशन आता है। इसीलिए यूएस में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साल भर बाद या विद इन ईयर रिसेशन की संभावना प्रबल है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड एक बार इन्वर्स हो चुकी है। और आपको लंबा चार्ट अगर आप 20-30 साल का देखेंगे तो कई बार ये हो चुका है, तो इसलिए ये एक डर बन जाता है। द इंडिकेटर हिस्टोरिकली हैज बीन सिंगल हाईएस्ट प्रिडिक्टिव सिग्नल फॉर द यूएस रिसेशन। इतिहास में जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसा हो चुका है कि जब भी इन्वर्ट हुई है कर्व, उसके बाद रिसेशन आया है। ये सबसे सटीक सिग्नल था यूएस मार्केट का अब तक का, जो मोस्ट लाइकली प्रोबेबल होता है। इसीलिए कहा था बाय टाइम बैड न्यूज शोज अप, यानी जब खराब खबर आती है, कर्व यूजुअली ऑलरेडी इन्वर्टेड। जब आपके पास ये नंबर आएगा कि अरे यूएस में तो जॉब नहीं है, यूएस में ये कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, बहुत मुश्किल है, महंगाई 6% है, जब आप ये खबरें सुनेंगे, उससे पहले यील्ड कर्व इन्वर्ट हो चुकी होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉन्ड मार्केट इज अहेड ऑफ इक्विटी मार्केट। बॉन्ड मार्केट के खिलाड़ी इक्विटी मार्केट से 2 कदम आगे चलते हैं। इसीलिए अगेन एंड अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि बॉन्ड मार्केट जरूर ध्यान से समझिएगा, इस शो को रिपीट करके देखिएगा। तो बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन जब होता है, उसके समय बाद खबरें आती हैं, तब आपको लगता है अरे ये तो पहले ही हो चुका था। इसलिए बॉन्ड मार्केट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं क्या है, व्हाई गवर्नमेंट कंट्रोलिंग बॉन्ड मार्केट। अब सरकारों का, हमने बताया ना, सरकार, सेंट्रल बैंकर्स क्यों इतनी चिंता करते हैं कि बॉन्ड मार्केट नहीं होती, क्योंकि सरकार इक्विटी मार्केट को ड्राइव नहीं करती है ना, उसको बहुत दिलचस्पी है। इक्विटी मार्केट इज अ डेरिवेटिव, सिस्टम का डेरिवेटिव है इक्विटी मार्केट, सिस्टम है बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट अगर गलत दिशा में गई, यानी कर्व उल्टा गया, या
बहुत ज्यादा यील्ड होने लगी। मान लीजिए एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि 2 साल की यील्ड भी बढ़ रही है, 10 साल की यील्ड भी बढ़ रही है, 30 साल वाली यील्ड भी बढ़ रही है। गलत डायरेक्शन है, सीक्वेंस में चलना चाहिए, लेकिन बॉन्ड यील्ड एक रेंज में होना चाहिए। अगर एक्सेस जा रही है या उल्टी हो रही, उल्टी वाले में नहीं, इनवर्स में ज्यादा खतरा है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट एक्सप्लोड। मान लीजिए उल्टा हो गया तो क्या होगा? गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाएगी, सरकार उधार लेती है, बॉन्ड के जरिए लेती है। तो आज अगर आप 6.5% पे बॉन्ड सरकार ले रही है, तो कल 7% लेगी, आधा परसेंट में तो तहलका मच जाएगा। 0.001% तक की बॉन्ड यील्ड कैलकुलेट की जाती है कि उससे कितना इंपैक्ट आएगा। तो अब जब वो एक्सप्लोड होगा तो आपकी फिस्कल मैथ गड़बड़ाएगी, यानी आपके कमाई से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, करेंसी गिरेगी, रुपया वीक होगा, जिस जिस देश में ज्यादा डेट होता है वहां की करेंसी गिरने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि करेंसी गिरी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये सीक्वेंस बनता है, फिस्कल मैथ गड़बड़, करेंसी गिरी और इन्फ्लेशन राइज। ये एक परफेक्ट रेसिपी है जब आप ट्रबल में फंसते हैं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सेंट्रल बैंक्स हैव मच स्ट्रांग होल्ड ओवर मार्केट्स। इसीलिए वो सेंट्रल बैंकर्स बॉन्ड मार्केट को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि उनका एक स्टेटमेंट, फेडरल गवर्नर का या अपने आरबीआई गवर्नर का या बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेड का एक स्टेटमेंट ये आ जाए अगर बॉन्ड यील्ड को लेकर के या किसी चीज को लेकर के, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चुटकियों में उड़ जाते हैं। इसलिए सरकारें इस मार्केट को बहुत करीब से देखती हैं। बॉन्ड यील्ड कर्व नॉर्मलाइज बिफोर रिसेशन हिट्स फुल पॉइंट। जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो रिसेशन जब हो गया तब वो नॉर्मलाइज हो जाती है। फिर बॉन्ड यील्ड की कर्व, क्योंकि जिस जैसे बुखार आपके आया और आपने डोलो खाई तो आपको बुखार गिर गया, तो जैसे ही वो ट्रिगर होता है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। मार्केट बॉटम बिफोर मैक्रो प्रिंट बॉटम, यानी जब तक आपके समझ में आएगा, जब तक आप उसको समझ पाओगे कि अरे ये तो 6 महीने पहले इन्वर्स हो गई थी और आज 18 महीने बाद ये सब खबरें आ रही हैं, तब तक खेल हो चुका है। दिस इज वाई रिटेल इन्वेस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम लैक्स माइक्रोसाइकिल्स। यही वो बात है जो आपको समझनी है। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर हमारा पिछड़ जाता है, नहीं समझ पाता, क्योंकि बॉन्ड मार्केट को नहीं समझता। और बॉन्ड मार्केट इशारा पहले कर देता है कि देखो ये होने वाला है, सिस्टम में इतना ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी है, या बॉन्ड यील्ड उलट जा रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ब्याज दरें दाएं बाएं भाग रही हैं, तो वो इशारा दे देता है। उसको आप समझते हैं 6-18 महीने बाद, तब तक खेल हो चुका होता है और आप फंस जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बॉन्ड मार्केट को जरूर समझिए। तो आई गेस कि आपको ये मोटे तौर पे समझ में आई होगी कि ये पूरी दुनिया मनी फ्लो से चल रही है, और वो मनी फ्लो कब कम है कब ज्यादा है, इसी से इक्विटी मार्केट चलता है। आपने हमेशा देखा होगा कि मार्केट कब चलता है? जब भयानक लिक्विडिटी होती है। जुमले भी आपने सुने होंगे कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, मतलब बहुत पैसा है, वो आईपीओ के जरिए वो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा एसआईपी के जरिए आ रहा है, एफआईआईज लगा रहे हैं, टैक्सेस कम हो रहे हैं, वेजेस बढ़ रही हैं, जो भी तरीके से सिस्टम में जब पैसा एक्सेस आने लगा, सरकारें प्रिंट कर रही हैं। अब यूएस ने $6 ट्रिलियन प्रिंट कर डाले कोविड से लेके अब तक के, तो बहुत एक्सेस पैसा सिस्टम में आ गया। तो वो जब पैसा सिस्टम में आ गया तो वो कहीं तो जाएगा ना, वही वहां पे बबल क्रिएट करता है। और उसी समय बॉन्ड मार्केट ये इशारा करने लगता है, क्योंकि उसको ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि बॉन्ड मार्केट इज रियल मार्केट, इक्विटी मार्केट इज नैरेटिव प्लस माइक्रो मार्केट। तो नैरेटिव कभी बदल सकता है। आप किसी प्रोमोटर से ये थोड़ी कहोगे कि आपने कहा था कि इतना गाइडेंस है क्यों नहीं लाया, कोई फांसी दे दोगे उसको, नहीं लाया भाई, नहीं आ पाया। लेकिन बॉन्ड मार्केट माफी नहीं देता। बॉन्ड मार्केट कहता कि नहीं, इतना पैसा है, इतना ब्याज दर होगी, इतनी यील्ड होगी। आपने ज्यादा पैसा किया तो यील्ड डिस्टर्ब होगी, इन्वर्स हो गई। तो इसीलिए जब कर्व इन्वर्ट होता है, यानी 2 साल के बॉन्ड की यील्ड ज्यादा हो गई, 30 साल की कम हो गई, तो मतलब ये हो गया, साफ साफ दिख रहा है कि अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। तो ऐसे सिग्नल्स आपको पकड़ने चाहिए। इसीलिए मैंने ये शो बनाया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बॉन्ड मार्केट में आपको समझाऊंगा। ये बहुत विस्तार से, बेसिक और थोड़ा डीप जाके हमने समझाया है। इस शो को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बॉन्ड मार्केट आप समझ गए तो आप एक सफल निवेशक बनने के रास्ते पे चल पड़े हैं।
अगर आप बॉन्ड मार्केट नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे, तो आप एक सफल निवेशक नहीं बन पाएंगे। मैं बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बॉन्ड मार्केट, फॉरगेट वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि तब आप मार्केट की चाल को पकड़ नहीं पाएंगे। ये एचएनआई या बड़े इन्वेस्टर या बड़े फंड मैनेजर कोई आपको नहीं सिखाता, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा डेली बेसिस पे देखता है, इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, M2 मनी, M3 मनी, ये सब ट्रैक करने में कठिन काम है। तो कोई आपको बताते नहीं, आपको तो एकदम सिंपल रेसिपी दी जाती है कि यहाँ निवेश कर दो, इसमें ये ग्रोथ आएगी, वो ग्रोथ आएगी, लेकिन रियल पिक्चर आपको कोई नहीं दिखाता। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से, प्लीज लिसन टू इकोनॉमिस्ट। मार्केट के लोगों को सुनिए, लेकिन इकोनॉमिस्ट की सुनिए जरूर, क्योंकि वही आपको ये इशारे देता है। तो जो बॉन्ड मार्केट के एक्सपर्ट हो, अगर वो कहीं बोलते हुए आपको दिख जाए, तो 2 मिनट रुक जाइए, उनको सुन लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आई होप कि आपको इससे काफी सीखने को मिला होगा। आप समझ पाए होंगे कि बॉन्ड मार्केट क्या है, कैसे बन रहा है, और हम इस पे इतना तवज्जो क्यों देते हैं रोज। तो आपका फायदा होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस शो को शेयर कर लीजिए, और अपने कमेंट देके बताइए हमें कि ये शो आपको कैसा लगा, और क्या-क्या आप जानना चाहते हैं, और किस विषय पे जानना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगती है और मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे सपोर्ट ये चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि हमें लगे कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। अब फिर किसी एक टॉपिक पे और एक बढ़िया सा वीडियो बनाएँगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।